हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज हमारा दूसरा दिन। तो जिन लोगों के अभी दोस्त भाई नहीं आए हैं तो अपने दोस्त भाइयों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कंपटीशन का पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो आज जूलॉजी होगा और कल और जूलॉजी का रहेगा। फिर उसके बाद बॉटनी आ जाएगा 3 दिन। वॉइस आ रही है? कल थोड़ा लास्ट में वॉइस कर दीजिए, जिससे चलो कंपटीशन का वॉइस आ रही प्रॉपर। स्टार्ट करें। और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न लेते हुए। आज का पहला क्वेश्चन कि काला आजार बीमारी का वाहक है ग्लोसियानम या फ्लीबोटोमस या पेडिकुलस या एडीज को। तो जो काला आजार डिसीज होती है, तो उस बीमारी का जो वेक्टर यानी वाहक होता है वह कौन होगा? ग्लॉसियोनम होगा, ग्लॉसियोनम या फ्लेटिबो फ्लीबोटोमस या पेडिकुलस या एडीज, कौन है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारी काला आजार डिसीज है, ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है या प्रोटोजोआ डिसीज है या फंगस है? तो किसके द्वारा जो काला आजार है ये किसके द्वारा फैलता है, बताइए। तो यह कौन सी है? तो यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली है, प्रोटोजोआ। तो अब प्रोटोजोआ के द्वारा इसका यानी कि जो काला आजार बीमारी है कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है? तो यह होता है लिस्मैनिया डोवेनोवी। लिस्मैनिया मैनिया लिस्मैनिया डोवेनिया। ठीक। तो लिस्मैनिया डोवेनिया के द्वारा फैलता है। अब जो ये क्या हुआ, ये प्रोटोजोआ है। अब ये प्रोटोजोआ को फैलाता कौन है? तो जो प्रोटोजोआ को फैलाता है वह एक होती है, इसका वेक्टर यानी वाहक होता है एक सीसी फ्लाई मक्खी। ठीक। सीसी मक्खी, या इसी को अपन सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। और दूसरी होगा फ्लीबोटोमस हो गया, फ्लीबोटोमस। ठीक। तो जो ये प्रोटोजोआ है, प्रोटो काला आजार बीमारी है। ठीक। तो इसके द्वारा क्या होता है, किसके द्वारा ये फैलता है? तो यह लिस्मैनिया डोवेनिया के द्वारा फैलता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बी अपना राइट आंसर गया। अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है? आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा है? जल्दी से आ जाइए, जो जो अभी आप लोगों के दोस्त लोग नहीं आए हो तो उनको भी शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और हाँ, आज बताते जाना, वॉइस कल प्रॉपर नहीं आ रही थी, है ना? 1 मिनट में कमेंट देख लेता हूँ। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था? जेनिंग्स ने या बर्थोल्ड ने या डेलिंजर ने या हाइमन ने? तो जो सोल जेल थ्योरी है वह किसने दिया था?
तो मैं बता दूं कि जो अमीबा में स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन है, ठीक, ये स्यूडोपोडिया किसके लिए, यानी कि अमीबा में जो लोकोमोशन होता है, तो लोकोमोशन का जो सिद्धांत है, यानी लोकोमोटरी से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, सोल जेल सिद्धांत है। अब जो ये सोल जेल सिद्धांत है वह दिया किसने था, तो वह दिया था हाइमन ने दिया था, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है कि अमीबा में स्यूडोपोडिया के कचाव गोपक का निर्माण होता है। हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म से, मेसोप्लाज्म से, या एंडोप्लाज्म से, या उपयुक्त में से सभी से। तो जो अमीबा का स्यूडोपोडियम का हाइलिन कैप होता है वह किससे बना होता है, उसका निर्माण किससे होता है, तो बताइए आप लोग। एक्टोप्लाज्म से होगा, या मेसोप्लाज्म से, या एंडोप्लाज्म से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस पे राइट आंसर क्या जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्टोप्लाज्म से, ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था पाई जाती है। तो साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन मानव के रक्त में, मानव के लाल रुधिराणु में, यानी कि इथ्रोसाइट्स ऑफ मैन में, या एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में, या एनाफिलीज मच्छर की लाल ग्रंथियों में। तो बताइए जो साइजोंट स्टेज है वह किस पे पाई जाती है। तो देखो, जो ये साइजोंट स्टेज है ना, तो जो ये मलेरिया होता है, ठीक, ये किसके द्वारा फैलता है, ये प्लाज्मोडियम एक परजीवी के द्वारा, ठीक। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में, यानी कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें ये साइजोंट स्टेज पाई जाती है, ठीक। तो साइजोंट जो स्टेज है ये दो स्थानों पर पाई जाती है, दो स्थानों पर हो सकती है, कौन कौन से, एक हो गया कि मानव की यकृत सेल्स, यानी कि यकृत कोशिका में, लीवर सेल्स में, और दूसरा हो गया क्या, कि मानव के लाल रुधिराणु में, मानव के लाल रुधिराणु में, आरबीसी में, ठीक। और ये लीवर सेल्स पे। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है, कोष्ठ पूर्व अवस्था, पैरासिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, या टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, या ट्रोफोजायोट स्टेज। तो बताइए कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिका, तो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो बताइए कौन सी होगी इन चारों में से। तो देखो, जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ठीक, तो उसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वह कौन सी होती है, तो ट्रोफोजायोट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो मानव के आंत होती है, ठीक, तो जो जो ये ट्रोफोजाइट स्टेज है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो जो अपना जो इन्फेक्टिव है, जो अपना कॉजेज है, वो कहाँ रहता है, मानव की आंत में रहता है। तो मानव के आंत से वह कहाँ से, यानी कि मल के द्वारा बाहर निकलता है, और इसी रूप में जो जिस स्टेज में है वो उसी स्टेज के रूप में क्या करता है कि वह किसी दूसरे से, यानी कि जल के माध्यम से, या जो संक्रमित खाद्य होता है, जो अपन भोजन फूड वगैरह लेते हैं जो इन्फेक्टिव वाला, ठीक, तो उसके माध्यम से किसी दूसरे जीव में चला जाता है और उसको क्या कर देता है, इन्फेक्टिव कर देता है। तो कौन है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, बताइए आप लोग कमेंट करके। एंटअमीबा हिस्टोलिका, पेचिश उत्पन्न करने वाला कारक है, देखो क्वेश्चन भी आ गया है। एंटअमीबा जिंजेवलिस, या एंटअमीबा हिस्टोलिका हिस्टोलिटिका, या एंटअमीबा बैकेलिस, या एंटअमीबा कोलाई। तो अभी जस्ट हम मैंने क्वेश्चन पूछा ही था कि जो अमीबी पेचिस होती है वह किसके द्वारा होती है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बहुरूपी अवस्थाएं
किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका या ट्रिपनेसोमा या यूग्लिना या बैलेंटेरियम? तो किसमें पाई जाती है? जल्दी से बताइए आप लोग। जो बहुरूपी अवस्थाएं हैं, ठीक, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, तो किसमें पाई जाएंगी? तो देखो, जो ट्रिप्नोसोमा होता है ना, ट्रिप्नोसोमा में कभी दो अवस्थाएं तो कभी तीन तो कभी चार, तो बहुरूपी अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं? ट्रिप्नोसोमा में। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है ट्रिप्नोसोमा बहुरूपी होता है, ठीक, ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि बहुरूपी कौन होता है? ट्रिप्नोसोमा होता है। तो सॉरी, तो इसके निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसमें कसाव नहीं होता है? तो इसकी किस स्टेज में जो फ्लैजिला है वह नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाएगा? लेप्टोमोनोड में, या क्रिथियेडी में, या ट्रेपेनोसोम में, या लिस्मैनी में? तो किसमें जो फ्लैजिलम है वो नहीं पाया जाता है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो यह किसमें नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, जो फ्लैजिला है वह लिस्मैनी में नहीं पाया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन, कि विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑक्योर्स इन। तो जो विषम रूपी केंद्रक है वह किसमें पाए जाएंगे? पेशी कोशिकाओं में, या मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, या न्यूरॉन्स में, या सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में? तो बताइए, जो विषम रूपी केंद्रक होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं? पेशी कोशिकाओं में, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में, या सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में? तो किसमें पाए जाते हैं? तो देखो, जो अगर हम बात करें किसकी, पैरामीशियम की, ठीक, तो पैरामीशियम को ही क्या कहा जाता है? सीलिया युक्त प्रोटोजोआ कहा जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं? दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक, मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा हो गया क्या? माइक्रोन्यूक्लियस। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक, दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। तो जो ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है, यह क्या काम करता है? तो यह मेटाबॉलिज्म का काम करता है, उपापचयी कार्य में भाग लेता है, उपापचयी कार्यों में भाग लेता है, मेटाबॉलिज्म में। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, यह किस में भाग लेता है? इसका काम क्या होता है? ये तो यह रिप्रोडक्शन में, जनन में, ठीक, रिप्रोडक्शन में। तो कौन है कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम या सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में तो विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। ये दोनों याद रखना, ठीक। ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें पूछ लिया जाता है कि मैक्रोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। देखो, माइक्रोन्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, या पॉलीप्लॉयड होता है, या नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए, आरएनए का मुख्य सोर्स होता है? बताइए आप लोग। जब तक मैं बैटरी थोड़ी सेल चेंज कर लेता हूँ, इसकी बैटरी वो हो गई है, कल इसकी वजह से वॉइस भी नहीं आ रही थी। देखो, वॉइस अब प्रॉपर आ रही है मेरी? हेलो। देखो, वॉइस अब प्रॉपर आ रही है मेरी? चलो ठीक, आ रही।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्र माइक्रो न्यूक्लियस होता है वह कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, पॉलीप्लॉयड होता है, या नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए कैसा होता है। तो अगर हम बात करें कि जो देखो दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं कौन कौन से, एक हो गया मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा हो गया माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसका काम क्या होता है, तो मैक्रो किस में भाग लेता है, तो वह मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाओं को समन्वयन करने में, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वह जनन रिप्रोडक्टिव में भाग लेता है। और ये होते कैसे हैं, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। ठीक, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है रिजुविनेशन में, या हेरिडेटरी वेरिएशन में, या न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता है वह कैसे, जो कॉन्जुगेशन है वह किस किस में हेल्प करता है। ठीक, बताइए जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जो पुनर्यूनन है, या पैतृक विविधता हो गया, या केंद्र की पुनर्गठन हो गया, तो रिजुविनेशन के द्वारा ही, अगर जब रिजुविनेशन होगा मतलब कि जब नए नए लक्षण मिलेंगे, यानी कि नए नए पैरामीशियम होंगे ना, जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, नए नए हमें उच्च लक्षण मिलेंगे। पैतृक विविधता, हेरिडेटरी वेरिएशन, जब नए नए मतलब कि क्या होगा, जब कॉन्जुगेशन होगा उसके थ्रू हमें क्या होगा कि हमें एक से एक नए नए लक्षण इसमें से भी दिखाई देने को मिलेंगे। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जब दो, जैसे अगर पैरामीशियम मिल रहे हैं तो उनके दो, अगर दो माइक्रो न्यूक्लियस मिल रहे हैं आपस में, तो उससे हमें एक अच्छा ही स्पष्ट मिलेगा, है ना। एक नया रीऑर्गेनाइजेशन होगा, नया न्यूक्लियस मिलेगा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त सभी जाएगा। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है प्लाज्मोडियम से, एंटामीवा से, या पैरामीशियम से, या साइकॉन से। ठीक, तो जो सिल्वर लाइन संबंधित है वह किससे किससे संबंधित है, प्लाज्मोडियम से है, या एंटामीवा से है, पैरामीशियम से है, या साइकॉन से, किससे संबंधित है। तो जो सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है वह किससे है, तो जो सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है वह किससे है, तो वह है पैरामीशियम से। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। किसी की कोई कमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन है कि स्पोरोजोआ में असन होता है, मतलब कि जो स्पोरोजोआ है तो उसमें फीडिंग कैसे होता है, बाई साइटोसोम के द्वारा, या ऑटोट्रोपिक के द्वारा, या बाई माइक्रोपोरस के द्वारा, या सीलियरी के द्वारा। तो जो स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ में जो फीडिंग है वह किसके द्वारा होती है, तो क्या होता है कि देखो जो स्पोरोजोआ है, तो स्पोरोजोआ में फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, ये सब कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। जिसकी वजह से जो स्पोरोजोआ है तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा इनका फीडिंग होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा, या प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा, या प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा। तो देखो क्या होता है कि जो मलेरिया है, मलेरिया यानी कि कई प्रकार से होती हैं। इसको बांटा गया है जैसे तृतीयक मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया, दैनिक मलेरिया। तो जो तृतीयक मलेरिया होती है, तृतीयक मलेरिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हो गया और प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया। ठीक, तो
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मोडियम ओवेल बोवेनी। ठीक। तो इनके द्वारा, ये दोनों के द्वारा क्या होता है? तृतीयक मलेरिया होता है। ठीक, टर्सरी मलेरिया, तृतीयक मलेरिया। तृतीयक मलेरिया, अब ये तृतीयक मलेरिया में होता क्या है? तो इनमें यानी कि हर व्यक्ति को 48 घंटे में आता है। ठीक, हर 48 घंटे में, यानी कि 48 घंटे के अंदर, यानी हर 48 घंटे के बाद क्या आती है? बुखार आती है, फीवर आती है। ठीक, ये किस में होता है? तृतीयक मलेरिया में। और 48 घंटे के अंतर्गत ही क्या आता है? जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा कौन सी होता है? तो प्रमस्तिष्क मलेरिया, प्रमस्तिष्क मलेरिया, मलेरिया यार। सही तो लिखा था मैंने। प्रमस्तिष्क मलेरिया, तो प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा। इसी को और एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से, मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक, तो इसके द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा मस्तिष्क मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? जाएगा अपना बी नंबर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और है कि जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा कौन से होता है? तो जो 72 घंटे में आता है। ठीक, 72 घंटे के अंदर जो बुखार होती है, तो वह किसके द्वारा होती है? तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा। और जो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में बुखार आती जाती है ना, तो वह किसके द्वारा? जब कई मलेरियाओं की जाति, यानी एक से कई, यानी कि कई प्रकार की जातियों की जब इन्फेक्शन हो जाए, तो वह किसके यानी कि 24 घंटे में बुखार आने लगती है, तो उसको बोलते हैं दैनिक मलेरिया। ठीक, अगला नेक्स्ट, इसका तो राइट आंसर क्या जाएगा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अगला है कि लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन पैरामीशियम कॉर्डेटम में, या मोनोसिस्टिस एजिलिस में, या यूग्लिना विरिडिस में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो किस में नहीं मिलता है? तो देखो, जो प्लाज्मोडियम कॉर्डेटम हो गया और मोनोसिस्टिस एजिलिस हो गया, तो ये दोनों कैसे होते हैं? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के अंतर्गत इनमें होता है। ठीक, लेकिन जो यूग्लिना विरिडिस है, यूग्लिना विरिडिस में क्या होता है कि यूग्लिना विरिडिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, बाय फिजन के द्वारा, बाय बाइनरी फिजन, बाय मल्टीपल, है ना, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो इसलिए इसमें लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। स्पोरोजोआ, सीलिएटा, राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा। तो जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स है, ऑर्गेनालीज हैं, वो एब्सेंट होती हैं। तो किस में एब्सेंट होती हैं? तो बताइए, स्पोरोजोआ में, सीलिएटा में, राइजोपोडा में, या फ्लैजिलेटा में? तो किसमें? तो देखो, जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ के है ना, कि इनको बांटा ही गया है किसके आधार पे? चलन के आधार पे ही बांटा गया है। ठीक, तो अगर हम इनकी बात करें कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक, पहला हो गया क्या? मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। दूसरा हो गया क्या? राइजोपोडा, राइजोपोडा। तीसरा हो गया क्या? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। और चौथा हो गया क्या? सीलिएटा, सीलिएटा।
एटा। ठीक। तो इनको चार भागों में बांटा गया है किसके आधार पे? तो लोकोमोटिव ऑर्गन्स के आधार पे। ठीक। तो जो मेस्टिकोफोरा होता है, तो मेस्टिकोफोरा में लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो राइजोपोडा होता है, तो राइजोपोडा में जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं वह कैसे होते हैं? स्यूडो होते हैं, मतलब कि फाल्स पाए जाते हैं। ठीक। और जो स्पोरोजोआ होता है, तो स्पोरोजोआ में यानी कि एब्सेंट होते हैं, कोई गमनांक नहीं पाया जाता इसमें, यानी कि कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं पाए जाते हैं। और सीलिएटा की बात करें तो सीलिएटा में सीलिया पाए जाते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि वर्ग चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो स्पोरोजोआ पे। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन कंकाल की संरचना, संकुचनशील रिक्तिका या पेलिकल या चलन अंगक के द्वारा। देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है वह किस पे आधारित है? तो लोकोमोटिव ऑर्गेनेली पे, चलन अंगक पे आधारित है। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? मेस्टिकोफोरा, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज होलोजोइक, स्पोरोजोइक, होलोफाइटिक या एंथोजोइक। तो जो पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है वह कैसे होती है? तो कैसे होती है? तो होलोजोइक होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन। पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेटेट्स। अग्र रिक्तिका के मंदतर या उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती है, या अग्र, यहाँ पे अग्र होगा। ठीक। यहाँ पे अग्र लिख लेना। ठीक। अग्र रिक्तिका की द्रुतता या केवल तब जब अग्नि रिक्तिका, यहाँ पे भी अग्र होगा, अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। ठीक। तो देखो पैरामीशियम में जो संकुचनशील रिक्तिका होती हैं, ठीक, वह दो प्रकार से पाई जाती हैं। एक हो गई पश्च और एक हो गई आंतरिक। ठीक। आंतरिक और एक पश्च, अग्र और पश्च होती हैं। तो जो पश्च होती है, तो पश्च जो होती है उसमें यानी कि बहुत ज्यादा फास्टर, यानी कि बहुत ज्यादा पानी यानी कि ये पैरामीशियम में जो ये संकुचनशील रिक्तिका करती क्या है कि जल के संतुलन को बनाए रखती हैं। ठीक। जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये काम करती हैं। ठीक। तो ये क्या करती हैं कि जो ये पश्च संकुचनशील रिक्तिका होती है ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये जल के प्रवाह को अधिक यानी कि प्रवाह से निकालती है, इसलिए ये क्या होगी? अपना सी, अग्र रिक्तिका से द्रुततर, यानी फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें हीमोजॉइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है? टाइफाइड, मोतीझरा या मलेरिया या फाइलेरियासिस या चेचक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो हीमोजॉइन एक पॉइजन होता है वह किस में छोड़ा जाता है? कौन सी बीमारी, किसकी लाल रक्त कणिकाओं के फटने में? तो किसके? तो मलेरिया के। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनेट अवस्था पाई जाती है? मनुष्य का यकृत, मनुष्य की आरबीसीएस, मच्छर की लाल ग्रंथि या मच्छर का आमाशय। तो देखो, तो जो मलेरिया परजीवी, मलेरिया का जो वाहक होता है कौन होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक। मादा मच्छर होती है वह कौन से प्रोटोजोआ का करती है? प्लाज्मोडियम। तो जो ये उकाइनिट स्टेज है ये पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है कि मनुष्य यानी कि जो मच्छर का आमाशय होता है। ठीक।
मच्छर के आमाशय में ही, यानी कि मच्छर के अंदर ही उसके, यानी कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होता है, गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के देन जाइगोट बनते हैं। जाइगोट के बाद फिर ये यूकाइनेट स्टेज पाई जाती है। तो ये कहाँ होती है? तो मच्छर के आमाशय में होती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगला, सीजीजी अवस्था पाई जाती है, यहाँ पे ग्रिगेर आईना होगा, ठीक। ग्रिगेर आईना, ग्रिगेर आईना, कॉकरोच या पैरामीशियम या केचुआ। तो सीजीजी अवस्था क्या कहलाती है? अब आप लोग कई लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे कि सीजीजी अवस्था क्या है। सीजीजी कंडीशन इज फाउंड इन, किस में पाई जाती है? ठीक, तो देखो, जब यानी कि ये जो ट्रोफोजॉइट होता है ना, ट्रोफोजॉइट के मैच्योर, जब मैच्योर स्टेज को क्या बोलते हैं? ग्रिगेराइना कहा जाता है। ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था को, मैच्योर यानी कि स्टेज को क्या बोलते हैं? ग्रिगेराइना। तो क्या होते हैं, जब दो मैच्योर यानी कि इसको ट्रोफोजॉइट आपस में मिलते हैं, जिससे क्या बनता है? ग्रिगेराइना, यानी कि उसकी वयस्क अवस्था को क्या कहा जाता है? ग्रिगेराइना। तो सीजीजी अवस्था जो है वह किसमें पाई जाती है? तो ग्रिगेराइना में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन कि ग्लॉसियाना पेलियेसिस किसका वाहक है? कालाजार, निद्रा रोग, एमीबिएसिस या टाइफाइड। तो बताइए कि जो ग्लॉसिना पेलपेलिस होगा यहाँ पे, ठीक। पेलपेलिस किसका वाहक है? कालाजार का, निद्रा रोग का, या एमीबिएसिस का, या टाइफाइड? किसका होगा? बताइए। तो देखो, जो काला आजार होता है वह किसके द्वारा फैलता है? तो लिस्मेनिया डोवेनिया के द्वारा फैलता है। निद्रा रोग जो होता है, यह स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के द्वारा फैलता है, ठीक। किसके द्वारा? ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। तो अब ये जो ट्रिपैनोसोमा है, तो ट्रिपैनोसोमा का वाहक कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो जो ये ट्रिपैनोसोमा की वाहक होती है कौन सी होती है? सीसी मक्खी होती है, ठीक। सीसी मक्खी होती है। तो जो सीसी मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्लॉसियाना पेलपेलिश होता है। ग्लॉसिना पेलपेलिश। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, निद्रा रोग, ठीक। और कालाजार तो बता दिया, अमेबियस एंटामीबा हिस्टोलिका के द्वारा फैलता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला है कि विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, समानता निम्न में से किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोआ में, एनालिड्स में, हेलमिंथेस में, या उपयुक्त में से सही में। तो जो विखंडन है, फिजन मेथड है, वह किसमें पाई जाएगी? देखो, यानी कि ये क्या है? यह एक एसेजुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है, और जो यह विखंडन है, ये किसमें पाई जाती है? तो प्रोटोजोआ में पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ठीक। आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन कि मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, गैमेटोसाइट्स या ट्रोफोजोइट। तो जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है वह कौन सी होगी? स्पोरोजोइट्स होगी, मीरोजोइट्स होगी, गैमेटोसाइट्स होगी, या ट्रोफोजोइट्स होगी? कौन सी होगी? जल्दी बताइए आप लोग। तो कौन सी होगी? तो स्पोरोजोइट्स होगी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन कि साइटोपाइक पाया जाता है पैरामीशियम में, अमीबा में, एंटमीबा में, या ट्रिपैनोसोमा में। तो बताइए जल्दी से कि जो साइटोपाइग है वह पाया जाता है, किस में पाया जाता है? कमेंट में देख रहा हूं, आप लोग किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो जो साइटोपाइग है वह किस में पाया जाता है? तो पैरामीशियम में। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि युगलीना का हरित लवक किसका बना होता है? पर्णहरित ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, या क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन का। तो जो युगलीना का क्लोरोफिल होता है वह किसका बना हुआ होता है? बताइए जल्दी से आप लोग। ठीक, तो जो ये बात करें हम कि जो युगलीना का हरित लवक है क्लोरोफिल होता है वह किसका बना होता है? तो अगर बात करें हम क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? C55H72O5N4 mg। ठीक, ये होता है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का होता है C50H70O6N4 mg। ठीक, ये होता है किसका? क्लोरोफिल ए हो गया, ये क्लोरोफिल बी हो गया, और बीटा कैरोटीन का क्या होता है? C40H56 होता है। ठीक, तो जो युगलीना का हरित लवक होता है वह किसका बना होता है? तो पर्णहरित ए, क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन का बना होता है, तीनों का बना होता है। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है? लार ग्रंथियों से, मध्यांत में कोशिकाओं से, या सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, या शरीर के बाहर जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा? तो बताइए इसमें जो दीमक होता है ना, टर्माइट्स, तो वह लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की तो किसकी सहायता से करते हैं? इसका यानी कि कौन होगा? तो देखो क्या होता है कि जो दीमक होता है तो दीमक का एक सहजीवी प्रोटोजोआ होता है। तो उसका सहजीवी प्रोटोजोआ कौन होता है? तो वह होता है ट्रोपोनिम्फा। ट्रोपोनिम्फा, निम्फा। तो जो ये ट्रोपोनिम्फा होता है तो ट्रोपोनिम्फा क्या करता है? एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ठीक, किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो ये ट्रोपोनिम्फा क्या करता है कि एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? ग्लूकोसाइडेज है। ठीक, एंजाइम क्या है? ग्लूकोसाइडेज, साइडेज। तो ये क्या करता है? एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। वो एंजाइम क्या है? ग्लूकोसाइडेज का। तो ये ग्लूकोसाइडेज क्या करती है? ये एंजाइम जो होती है, जो लकड़ी में सेलुलोज होती है ना, तो उसको पचाने में हेल्प करती है। इसलिए दीमक लकड़ी में लग जाती है। क्यों? क्योंकि दीमक ही लकड़ी को पचा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक माइक्रोन्यूक्लियस और गुरु युग्मक मतलब मैक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं। ओसिड्स या हेट्रोसिस्ट्स या स्पोरोजॉइट्स या जाइगोट्स। तो जब लघु युग्मक और गुरु युग्मक मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाएंगे? तो जब न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं में शुपनर के बिंदु दिखाई देते हैं फाइलेरिया के कारण, काला अजार के कारण, या जियार्डिएसिस के कारण, या मलेरिया के कारण? तो किसके कारण दिखाई देते हैं? तो जो लाल रुधिर काणु है, आरबीसी होती है ना, वो शुपनर में जब क्या होते हैं कि जो मलेरिया होती है तो मलेरिया में ही ये शुफिनर के बिंदु दिखाई देते हैं हमें। ठीक, तो किसके कारण दिखाई देते हैं? तो मलेरिया के कारण। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आज क्वेश्चनों की समाप्ति हुई। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैंने कल भी पूछा था कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पे हम वीडियो बना के ले क्वेश्चन लेके आए।
तो उस पे भी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छे लगते हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक, मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल भी जूलॉजी का चलेगा, फिर अगले 3 दिन बॉटनी का चलेगा। तो शुभ रात्रि, जय हिंद।